हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारे पास में सबसे पहले क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल होना चाहिए। तो देखिए हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं। लेट देयर इज इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, इसके पॉइंट ए पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है और पॉइंट बी पर नेगेटिव क्यू चार्ज है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ। अच्छा, इसमें और क्या होता है, इसमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी लेते हैं हम। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस ली हमने कितनी, 2a, और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया o। o से a की डिस्टेंस कितनी होगी, o से a की डिस्टेंस इज स्मॉल a, एंड अगेन o से b की डिस्टेंस भी कितनी होगी, स्मॉल a, 2a हाफ हाफ हो जाएगा, a एंड a। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट लेना है। तो पहली बात तो इसकी इक्वेटोरियल लाइन कहां है, पहले तो ये लिख लेते हैं। लेट हियर इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल having plus q and minus q charge at point A and B। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ। डिस्टेंस बिटवीन A and B is 2a and center point is O। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल की कंप्लीट बात हुई। अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे जो हम पॉइंट ले रहे हैं उसकी। तो पहली बात तो इसकी इक्वेटोरियल लाइन कहां होगी। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है, कनेक्ट करने वाली लाइन है, वो लाइन जो होती है एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन होती है जो इसके सेंटर पॉइंट से जाने वाली है, और इस लाइन को कहते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हमारे पास में इक्वेटोरियल लाइन होगी, और इस पे कहीं हमें एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हमने यहां पे एक पॉइंट लिया P, और इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। नाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहां से। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई चार्ज जनरेट करने वाला है। यहां पे पॉइंट P के आसपास कहीं चार्ज पड़े हुए हैं क्या, दिख रहे हैं क्या आपको, बिल्कुल दिख रहे हैं। पॉइंट A पे रखा है क्या, प्लस क्यू चार्ज, और पॉइंट B पे है माइनस क्यू चार्ज। तो इन दोनों चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस क्यू का होगा, माइनस क्यू का होगा, उन दोनों का टोटल मिलके यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वो कितना है। अगेन पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना है। उन दोनों को लेकर के हम वेक्टर सम करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे, और पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे हम पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंट A के ड्यू, पहले तो हम डायरेक्शन देखते हैं कैसे होगा। पॉइंट A पर चार्ज कैसा है, प्लस क्यू, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, पॉजिटिव क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो पॉइंट P पे ये इस डायरेक्शन में होने वाला है ऐसे।
यहां पे, और ये हो गया ई वेक्टर 1, या फिर मैं कहूं कि ई वेक्टर ड्यू टू ए। अब बात करें पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, तो रेडियली इनवर्स होता है। तो हम देखेंगे पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू पॉइंट बी, वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये होगा हमारे पास में ई बी वेक्टर। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन की बात हुई। अच्छा, आप देखते हैं इनका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड देखने के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो देखेंगे पहले ड्यू टू पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज कितना होगा? E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, यहाँ पे चार्ज कितना है? Q अपॉन R स्क्वायर, और डिस्टेंस होगी A टू P। डिस्टेंस कितनी होगी? A टू P, और इसका क्या लेंगे? अब स्क्वायर लेंगे। अब हमें A टू P डिस्टेंस का पता है क्या? यहाँ पे नहीं है पता A टू P डिस्टेंस का। तो देखिए यहाँ पॉइंट O से जो पॉइंट P की डिस्टेंस है वो लेट कितनी ले लेते हैं हम? स्मॉल r ले लेते हैं। पॉइंट O से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी ली हमने? स्मॉल r ली। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये ट्राइंगल हो ना, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके A टू B जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो देखेंगे आप यहां से यहां तक स्मॉल a, यहां से यहां तक स्मॉल r, तो ये डिस्टेंस हो गई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल अंडर रूट। ऐसे ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? वही यहां से यहां तक स्मॉल a, ये स्मॉल r, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये डिस्टेंस हो गई वही स्मॉल a का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर और कंप्लीट का होल अंडर रूट। तो ये इनकी डिस्टेंस हुई। तो वैल्यूज पुट करते हैं AP की, और AP की वैल्यू पुट करेंगे हेयर AP इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और r क्या है यहाँ पे? तो ये हमने अभी कहीं पे शो नहीं किया कि r क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। नाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड डिस्टेंस OP इज इक्वल टू स्मॉल r। अब हम बात करते हैं इस पे, तो E वेक्टर, और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? पॉजिटिव Q चार्ज के वेक्टर को EA। EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन AP। AP कितना है? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे होगी? A टू P। इक्वेशन नंबर 1। अगेन हम बात कर रहे हैं पॉइंट B की, जो B पे पॉइंट B पे अगेन हम बात करेंगे पॉइंट B पे जो चार्ज रखा हुआ है -Q, इसके ड्यू पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EB वेक्टर कितनी होगी? तो देखते हैं EB वेक्टर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -Q चार्ज। -Q चार्ज की ड्यू कितना होगा? देखिए E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहां भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? स्मॉल q है, तो स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल अंडर रूट, और फिर उसका स्क्वायर लाएंगे तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट। तो ये बचा हमारे पास में। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन होगी P टू B, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हो यदि मैं डायरेक्शन को छोड़ दूं
मैं डायरेक्शन की बात ना करूं, P to B और A to P इनको छोड़ दें, तो बची हुई जो वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू कैसी है दोनों के लिए? इक्वल है। देखिए आप 1/4/ε0 Q/A² प्लस R², तो ये वैल्यू इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये E वेक्टर है, E1 वेक्टर और E2, या फिर इसे हम डिनोट कर रहे थे EV वेक्टर, ये दोनों मैग्नीट्यूड में कैसे हैं? इक्वल है, बस डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है, ये इधर है और ये इधर है। तो हम कहेंगे हियर mod of EA वेक्टर इज इक्वल टू mod of EB वेक्टर। इन दोनों का जो मॉड है वो कैसा है? इक्वल है। मॉड मींस मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब हम रिजल्टेंट जो E वेक्टर है, रिजल्टेंट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, वो किस डायरेक्शन में होगी उसकी बात करते हैं। तो हमने 11th क्लास में इस तरह से न्यूमेरिकल किए थे वेक्टर्स में कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी इस तरह से हो तो उनके लिए हमारे पास में क्या होता है? उनके लिए हमारे पास में कंपोनेंट में उनको ब्रेक करके और इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो EA वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा। ये किसकी बात हुई? EA वेक्टर की। EB वेक्टर की बात करें तो EB वेक्टर इस तरह से, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, ये इसके कंपोनेंट्स होंगे। तो अब हम EA और EB को कंपोनेंट्स में ब्रेक तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हम ये भी देखते थे कि ये एंगल हमें पता होता था, ये जो एंगल है ये हमें पता होता था। यहाँ पे हमें एंगल पता नहीं है, तो लेट ये जो एंगल है ये कितना है? थीटा। अब आप देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे इक्वल है, तो ये भी कितना हो गया? थीटा। और ऐसे ही ये बन रहा है आपका Z, तो ये एंगल और ये एंगल भी कैसे होंगे? आपके इक्वल होंगे, थीटा होगा। तो लेट हियर एंगल इज थीटा, सो कंपोनेंट ऑफ EA वेक्टर R। तो EA वेक्टर के कंपोनेंट्स की बात करें तो जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये तो क्या होगा? ये होगा EA, और जिस वाली लाइन से हमारा थीटा लगा हुआ रहता है या सेट होता है, उस वाली लाइन को हम डिनोट करते हैं किससे? कॉस से। ये हमने रट्टा मारा था 11th क्लास में। वैसे हम देखेंगे तो हम यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर लेकर के इसमें हम कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारी लाइन है ये बेस लाइन है और इसके लिए कॉस आने वाला है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये जो कंपोनेंट होगा ये कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस वाला कंपोनेंट होगा। EA वेक्टर का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, वो हो गया EA cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? तो इस कंपोनेंट के बारे में क्या कहेंगे हम? ये होगा साइन वाला कंपोनेंट जो बचा हुआ है वो। ऐसे ही EB वेक्टर के लिए EB वेक्टर ये रहा, थीटा इस वाली लाइन के साथ सेट है, तो इसके लिए कंपोनेंट क्या होगा? EB cos थीटा। और ये कंपोनेंट क्या होगा? ये कंपोनेंट होगा EB sin थीटा। ये हमारे कंपोनेंट होंगे इनके। तो EA वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे, सो कंपोनेंट ऑफ EA वेक्टर आर EA cos of theta and EA sin theta. Similarly, component of EB वेक्टर, तो EB वेक्टर भी क्या होंगे? आर EB cos of theta and EB sin theta. But here you can see that जो EA cos theta और EB cos theta है, इट्स मीन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो ये दोनों तो होंगे है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है जो हमारे वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये दोनों होंगे सबट्रैक्ट। तो देखते हैं हम क्या आने वाला है हमारे पास में। सो वर्टिकल कंपोनेंट आर equal in magnitude and
अपोजिट इन डायरेक्शन। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो वर्टिकल आपके कंपोनेंट है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। कैसे? आप देखेंगे ये वाला तो ई साइन थीटा है और ये वर्टिकल कंपोनेंट ईवी साइन थीटा है। चलो सर साइन साइन तो इक्वल है, लेकिन ई और ईबी कहाँ इक्वल है? तो देखिए सर, ये देखिए ई और ईबी इक्वल हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट कैसे हो गए? इक्वल हो गए। डायरेक्शन दोनों की कैसी है? अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? सो वर्टिकल कंपोनेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे आर कैंसिल। तो ये तो हो गए कैंसिल। तो जो ई वेक्टर होगा वो इनकी वजह से तो कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला। इट्स मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ना तो ऊपर की तरफ होने वाला है ना ही नीचे की तरफ, ये तो हो गए जीरो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में बचा हमारा हॉरिजॉन्टल। तो अब बात करेंगे हम, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ई वेक्टर एट कहां पे? इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है हमारे पास में? ई ए कॉस थीटा प्लस ईवी कॉस थीटा। अब हम ई ए और ईवी की वैल्यू रखेंगे, ऐड करेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। कहां? इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट P है वहां। तो ये नोट करना है। अब नेक्स्ट देखिए हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से जो ई ए और ईबी के मैग्नीट्यूड है वो पुट करते हैं। तो ई ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ये रहा। कितना पुट करेंगे हम? ई एट इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू ई ए का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस कॉस थीटा हो रहा है क्या? कॉस ऑफ थीटा। और फिर से आप जब ईवी का पुट करेंगे तो ईवी का भी यही आने वाला है सिमिलर। तो दोनों को ऐड करके देखें तो यहाँ पे ये डबल हो जाएगा। हमने डायरेक्टली लिख दिया है, ये क्या हो गया? इसका डबल हो गया। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें, वेक्टर लगा हुआ है तो डायरेक्शन कहां पे? ये रही डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन में है ये। अब इस डायरेक्शन में देखिए आप, ये वाली जो डायरेक्शन है आपकी हॉरिजॉन्टल, इसके लिए आपके पास में एक टर्म है इस डायपोल के लिए। वो टर्म कौन सी है? वो टर्म है आपके पास में डायपोल मोमेंट। तो आप देखिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर की तरफ है? तो हमने देखा था डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये डायरेक्शन होगी किसकी? पी वेक्टर की, ये वाली। ये पी वेक्टर पॉइंट पी वाला नहीं है, ये पी वेक्टर है हमारा डायपोल मोमेंट वाला। तो ये डायरेक्शन होगी पी वेक्टर की। लेकिन हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, तो मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्शन पी कैप। लेकिन पी कैप के कैसी है? ये अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं? माइनस पी कैप लगा देते हैं। अब देखेंगे ई इक्वेटोरियल is equal to 2/4 pi epsilon naught into q upon a square plus r square into cos of theta। ये हम अपने मन से लेके आए थे थीटा, हमारे पास में नहीं था, वो तो हमें कंपोनेंट में इसको ब्रेक करना था, तो हमें थीटा की जरूरत थी तो हम लेके आए। अब इसको यहां से हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे रिप्लेस करने के लिए आप ये ट्राइंगल देखिए POB, इसमें ये वाला एंगल क्या है? थीटा। और इसमें जब हम cos थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसके लिए बेस क्या होगा? थीटा के लिए बेस होगा स्मॉल a
अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस रहा ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल अंडर रूट, और होल अंडर रूट को लिख सकते हैं हम पावर 1/2, डायरेक्शन माइनस पी कैप। ये हमने cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए ई वेक्टर एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ऊपर हो गया हमारे पास में q इंटू ए और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 हो गई टोटल पावर। डायरेक्शन है हमारे पास में माइनस पी कैप। अब क्या करना है, हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस ए है वो डिस्टेंस आर से कैसी है, बहुत ही ज्यादा लेस है। कल भी तो देखा था हमने लास्ट वीडियो में कि जो ए डिस्टेंस है, इस डायपोल के बीच वाली डिस्टेंस ए, ये इस डिस्टेंस स्मॉल आर जो पॉइंट की डिस्टेंस है हमारे पास में पॉइंट टी की, इससे बहुत ही लेस होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। तो हम कह सकते हैं हियर आर इज ग्रेटर देन स्मॉल ए। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब ये इतनी छोटी सी क्वांटिटी ऐड होगी तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ए स्क्वायर को तो हम यहाँ नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या रहेगा, ई एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इंटू ए। अच्छा, इस 2 को यहां से हटा के मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में कहीं भी ले जाओ, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या रहा आपका, ए स्क्वायर को तो कर दिया हमने नेग्लेक्ट, आर की पावर 2 और होल पावर 3/2, तो पावर 2 से पावर 2 कैंसिल, क्या रहा आर की पावर 3 और डायरेक्शन रही हमारे पास में माइनस पी कैप। अच्छा, ये कोई टर्म है क्या, पढ़ी है क्या कोई टर्म, हमने बिल्कुल पढ़ी है, ये होता है डायपोल मोमेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो हियर हेंस P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ऐसे ही तो पढ़ते थे हम डायपोल मोमेंट को कि किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जों के बीच में जो डिस्टेंस है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। तो ये डायपोल मोमेंट हुआ, तो अब वैल्यू पुट कर दो, एट E एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इंटू 2a की जगह क्या पुट कर देते हैं हम, P वेक्टर अपॉन आर क्यूब और डायरेक्शन हो गई माइनस पी कैप। और ये आ गई हमारे पास में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। और ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, आपको इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ये यहाँ पे फिनिश हुआ। अब आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअल में तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायपोल के लिए ऑलवेज आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास में, ये रहा कोई चार्ज, और इससे इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे ये चार्ज है और इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे यहाँ मेरी उंगली की जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो हमने देखा, चलो कुछ भी आया, 9 न्यूटन पर कूलम जो भी है, या 10 न्यूटन पर कूलम कुछ भी आया। अब हम इस डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, ये इंक्रीज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिस्टेंस के कैसा होता है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। लेकिन मैं अब यहाँ पे एक डायपोल लेता हूं, ये मेरे पास में एक डायपोल है, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, और इससे हम एक्सियल लाइन लें या फिर इक्वेटोरियल लाइन लें और डिस्टेंस को इंक्रीज करें। तो जैसे कि यहाँ पे है आपका, पहले इधर 1 मीटर डिस्टेंस पे आपका था 10, इधर भी 1 मीटर डिस्टेंस पे हमारे पास में वही 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ 1 मीटर से डिस्टेंस को 2 मीटर किया तो वो डिक्रीज होकर के रह गया 5। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम 1 मीटर से डिस्टेंस को 2 मीटर करेंगे तो यहाँ भी डिक्रीज होकर के कितना रह जाएगा, 5 नहीं रहेगा, या 5 से भी लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बहुत ही तेजी से डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे तो जैसे 5 रहा था तो यहाँ 5 नहीं रहेगा, यहाँ 4, 3 या फिर इससे भी और लेस 2, इतना कम रह जाता है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम डायपोल लेंगे तो डायपोल से जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही फास्टली डिक्रीज होगा, लेकिन सिंगल चार्ज के लिए या फिर ओनली वन पॉइंट चार्ज के लिए ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल पर फोर्स एंड टॉर्क देखेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आपको ये नोट करना है, लर्न करना है। थैंक यू।